Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Let's talk about the metaphysical poetry today. So, metaphysical poetry एक ऐसी चेंज थी पोइटिक जॉनरा के अंदर कि जिसने पोइट्री को रेवोल्यूशनाइज किया। इन्होंने इसमें इस तरह की इनोवेशंस की जो कि आज तक लिटरेचर से मोहब्बत रखने वाले लोगों को पसंद हैं और याद हैं। ये जो मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ थॉट था, इसमें जॉन डन, हैरिक, थॉमस कार्यर, रिचर्ड कार्शर, हेनरी वॉगन, जॉर्ज हर्बर्ट और लॉर्ड हर्बर्ट ऑफ शेरबरी, ये इसके प्रोमिनेंट फिगर्स थे। लेकिन इस स्कूल यानी स्कूल ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्स, इनका जो लीडर था दैट वाज जॉन डन, अनडाउटेडली, क्योंकि जॉन डन इज़ द मोस्ट promising and prominent figure of metaphysical poetry. Of the term metaphysical or metaphysics in poetry, so it is the fruit of a Renaissance tree. तो ये Renaissance का product था, becoming overripe and approaching pure science. तो ये थोड़ा सा हट गया फिर बाद में उससे, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी साइंटिफिक थिंकिंग ने इसमें जगह ली, इनोवेशंस आई, क्रिएटिविटी यूज़ की लोगों ने. So meta means beyond and physics means physical nature. So metaphysical poetry means poetry that goes beyond the physical world of the senses and explores the spiritual world. तो इसमें एलिज़ाबेथन पोइट्री से इख्तलाफ किया गया, उससे ये हटके है. इसमें एलिज़ाबेथन पोइट्री की तरह महबूब की याद में दुखड़े नहीं गाए गए और उस तरह के पैशंस नहीं दिखाए गए कि जिसमें बेवफाई दिखाई जा रही है. यानी एक ही थीम को पकड़ के चला गया. यहाँ पे बेसिकली लव के मुख्तलिफ थीम्स दिखाए गए जिनको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. फर्दरमोर हम इसमें देखते हैं कि मेटाफिजिकल पोइट्री बिगेन अर्ली इन द जैकोबियन एज, इन द लास्ट स्टेज ऑफ शेक्सपियर. सो प्राइमरीली प्यूरिटन एज के अंदर ये आते हैं और उसमें जैकोबियन एज के बाद और ये रेनाइसेंस का एंड था जब metaphysical school of thought it became prominent. So they're called metaphysical poets not because they are highly philosophical, but because their poetry is full of conceit. इनके अंदर कोई बियॉन्ड द फिजिकल लेवल फिलोसफीज नहीं इन्होंने यूज़ की, इन्होंने कॉन्सीट्स यूज़ की जो कि एक एक्सटेंडेड काइंड ऑफ मेटाफर्स थे. Plus exaggerations, quibblings about the meanings of the word, display of learning, और far-fetched similes, metaphors इन्होंने use किए. So Dr. Johnson was the first person who in his essay on Abraham Cowley, in his Lives of the Poet, used the term metaphysical. तो उसने अपने work में The Lives of the Poet में पहली दफ़ा ये term use की metaphysical poet, और उसने इस school of thought को metaphysical school of thought कहा. Metaphysical poets, they were honest people, they were original thinkers, they tried to analyze their feelings and experience, even the experience of love. They were also aware of life and were concerned with death, burial, descent into hell, though they hoped for immortality. They were obsessed with the consciousness of mortality, which was often expressed in mood of mawkish disgust. So यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके पास ओरिजिनल थीम्स थे, दे केम अप विद ओरिजिनल आइडियाज़, और उनके जो अपने एक्सपीरियंसेस से लव को जिस तरह उन्होंने देखा, जिस तरह उन्होंने अपने आसपास देखा लव को ट्रीट होते हुए या मिस ट्रीट होते हुए, उनको बताया. दे वर अवेयर ऑफ व्हाट वाज गोइंग ऑन अराउंड. They were aware of the themes of death. They were aware of the themes of love, of burial, of honesty, of dishonesty, of loyalty, disloyalty. तो ये जो लोग थे बेसिकली इन्होंने एक नई सोच दी जो कि पोइटिक ट्रेडिशंस के अंदर एक इनकलाब लेके आई. सो यहाँ पे जो हमने कंसीट्स की बात की ओरिजिनली, सो कंसीट्स क्या हैं बेसिकली कि दो अपरेंटली डिफरेंट आइडियाज़ को आपस में इकट्ठा कर देना. इनके बारे में कहा जाता है कि जो मेटाफिजिकल पोइट्स थे, दे यूज्ड डिसयूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. सो बाद में इसको कहा गया कि नो, दिस इज़ नॉट डिसयूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, रादर दिस इज़ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी. यानी डिसयूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी किस तरह
कि जॉन डन अपनी एक पोम में मोहब्बत को तशबीह देता है पुरकार के साथ, जो कि मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट है, फिर एक जगह पे 7 स्लीपर्स के साथ, जो कि असहाब कहफ का वाक़या है। तो अपेरेंटली दिस इज़ डिसयूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी, कि इन दोनों थॉट्स के आपस में कोई एपरेंट रिलेशन नहीं मिलता, लेकिन जिस तरह मेटाफिजिकल पोइट्स इनको आपस में लिंक करते, जिस तरह इन कंसीट्स को यूज़ करते हैं, वो देख के पढ़ के इतना मज़ा आता है कि वी फील कि दिस इज़ नॉट डिसयूनिफिकेशन, रादर दिस इज़ यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। तो जब वो बात करता है लाइक गुड मोरो में, अ पोएम ऑफ जॉन डन, सो वो कहता है कि तुम मेरे लिए लाइक अपने बिलव्ड से मिलने से पहले, यानी उससे मुलाकात से पहले या पहली दफ़ा देखने से पहले, मुझे ऐसा लगा कि हम दोनों 7 स्लीपर्स की तरह सो रहे थे। सो जिस तरह साबिक़ कहफ का वाक़या है, वो एक रिलीजियस वाक़या है, बिब्लिकल कुरानिक वाक़या है, कि जिसमें असहाब कहफ थे, वो सो गए, साथ उनके कुत्ता भी था एक, और जब वो उठे तो वो बिल्कुल एक कई साल सोते रहे, कई सौ साल, और उसके बाद वो नई दुनिया में थे, नए लोग थे, नई करेंसी थी। तो उनको बड़ा, यानी एक मौजज़ा था खुदा का। अब यहाँ पे इसने उस रिलीजियस वाक़ये को मोहब्बत के पहलू से लिंक किया कि मैं और मेरी बिलव्ड एक दूसरे को मिलने से पहले इस तरह थे कि जिस तरह 7 स्लीपर्स की तरह हम किसी डेन में, गार में सो रहे थे, और अब जब हमने एक दूसरे को देखा, तो हमारी असल लाइफ अब शुरू हुई। उससे पहले जो हमारी लाइफ थी वो उन असहाब कहफ की तरह सोना था। सो दिस इज हाउ ही लिंक्स रिलीजियस थीम विद द लव थीम। सो ये है कंसीट, द यूज ऑफ कंसीट। तो इन्होंने इसमें डिस्प्ले दिखाया नॉलेज का, लर्निंग का। इन्होंने ये दिखाया कि किस तरह रेनेसेंस का स्पिरिट इनमें है, which included traveling, which including knowledge of different places. जॉन डन मुख्तलिफ एरियाज़ की बात करता है, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है, जोग्राफिकल डेवलपमेंट्स की बात करता है, जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ की बात करता है, फिर दूर दूर दराज के ममालिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात करता है, फिर उसमें अपने नॉलेज का डिस्प्ले करता है, लैटिन और ये ग्रीक, फ्रेंच, इन ज़ुबानों का यूज़ अपनी पोइट्री के अंदर लेके आता है। सो वी सी के ऑल द इफेक्ट्स ऑफ रिनेसेंस आर देयर विद हिम। सो एक तरह से रिनेसेंस का जो लास्टिंग इफेक्ट था वो इसके ऊपर भी था। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज आल्सो ओरिजिनल इन हिज काइंड, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस, फीलिंग्स और उसकी जो थिंकिंग थी, दैट वाज ऑनेस्ट एंड दैट वाज ओरिजिनल। सो जॉन डन was born in 1572 and died in 1631. He was a love poet. So as he was a love poet, उसकी जो poetry है that is uh, based on 3 strands. One is love for God, कि जिसमें वो खुदा से मोहब्बत की बात करता है. And then he talks about loyalty of women, और ये अपनी beloved की बात करता है. So when he talks about his beloved, जो कि पहले इसकी mistress थी, बाद में beloved यानी wife बन गई, तो उसके बारे में कहता है कि she is the most beautiful and the most loyal. So उस अपनी वाइफ एन डन, उसका तस्करा है यहाँ पे, कि एन डन के बारे में जितनी पोम्स हैं उसमें इसने खातून की तारीफ़ की और मोहब्बत का एक बड़ा खूबसूरत पहलू दिखाया जो कि एक मर्द और औरत के दरमियान होता है। लेकिन थर्ड स्ट्रैंड जो है लव का, वो है डिसलॉयल्टी ऑफ विमेन। तो इसकी पोम्स में वो तमाम तर ख्वातीन जो कि व्हेन ही इज़ नॉट रिफरिंग टू हिज मिस्ट्रेस और वाइफ, सो बाकी तमाम ख्वातीन की जब ये बात करता है तो फिर ये उनकी डिसलॉयल्टी की बात करता है कि दे आर डिसलॉयल इन लव। जिस तरह एक सॉन्ग है इसका, सॉन्ग लाइक गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। सो इसमें वो ख्वातीन की डिसलॉयल्टी पे फोकस करता है। Third, he is like second, he is a metaphysical poet. So metaphysical poet जो हमने characteristics discuss किए कि ये renaissance का display करता है, conceits use करता है, far-fetched imageries use करता है, unification of sensibility है. So all those things make him a proper metaphysical poet. Rather, the iconic symbol or the leader of metaphysical school of poetry. He is a divine poet because the rest of his life he was dedicated or devoted to religion. It was a time when he wrote holy sonnets, so जिसमें इसकी कमाल sonnets थी. For example, Better My Heart
थ्री फेसेड गॉड, ये इसकी एक होली सोनेट है। तो ये इस तरह की बेशुमार इसने होली सोनेट्स लिखी जिसमें ये अपना एक चेंज ऑफ माइंड दिखाता है कि इसने खुदा की तरफ रुजू किया और इसने डिवाइन पोइट्री की। तो ये उसकी कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, द फ्ली, द गुड मोरो, फिर होली सोनेट में डेथ बी नॉट प्राउड, द कैनोनाइजेशन, अ वैलिडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग, द सन राइजिंग, होली सोनेट, बट माई हार्ट, थ्री पर्सन गॉड, song, Go and Catch a Falling Star. So these poems will also be addressed in my channel in sub poems के ऊपर. Soon you will find videos available. तो इनके ऊपर videos इंशाल्लाह available होंगी. So this was all about metaphysical poets and poetry, and especially John Donne and his working style. Thank you very much. Stay tuned.